ठीक है बेटा। तो अब बात यह है कि 1 मोलर सॉल्यूशन अगर बनाना है तो NaCl का 1 मोल लूंगा और 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा। अगर 1 मोलर बनाना है तो NaCl का 1 मोल लूंगा और 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा। देखो मैंने बोला था कि स्ट्रेंथ सॉल्यूट के अमाउंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉल्वेंट के अमाउंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्यूट का अमाउंट अगर दोनों में सेम है तो सॉल्यूट के अमाउंट से तो नहीं पता चलेगा ना कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम। किससे पता चलेगा? सॉल्वेंट के अमाउंट से। बेटा सॉल्वेंट इधर है 1 लीटर, उधर है 1 किलोग्राम। अब अगर 1 लीटर में ज्यादा पानी होता है, ठीक है बेटा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन कम, इनवर्स है। और अगर 1 किलोग्राम में पानी ज्यादा होता है तो भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन कम। तो बेटा 1 किलोग्राम में ज्यादा होता है। याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 लीटर। यानी आप लिक्विड की बात करो तो लिक्विड का 1 लीटर और 1 किलोग्राम बराबर नहीं होता है, 1 लीटर में थोड़ा कम होता है। अगर आप 1 लीटर वाले तेल का पाउच आता है ना, उसका वेट करें तो 0.96 किलोग्राम आता है। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा कि आमतौर पे 1 किलोग्राम में ज्यादा होता है लिक्विड और 1 लीटर में कम होता है। 1 लीटर में कम होता है, सॉल्वेंट कम तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसी वजह से 1 मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है 1 मोलर सॉल्यूशन से। ठीक है भाई, समझ में आ गई सबको ये वाली बात? क्लियर हो गई? अच्छा बेटा, 2 कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट ईयर में नहीं है, 9th में थे, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि सॉल्यूशन वाले पार्ट में और कुछ बचा नहीं है। सॉल्यूशन वाला पार्ट इतना ही था, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा। तो चीजें जो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूं लिटरली कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि 9th के कॉन्सेप्ट से होती हैं। जैसे बायो के बच्चों को मैं अक्सर बताता हूं कि बायो में एक ऐसा सवाल आया एक मर्तबा कि जो हो नहीं सकता सिवाय 9 के कॉन्सेप्ट से, या फेडरल बोर्ड की बुक पढ़ी हो आपने, ठीक है, क्योंकि हमारे सिंध बोर्ड वाले बच्चे जाइलम के स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 पढ़ते हैं, वेसल ट्रेकीड्स, लेकिन 2 चीजें और होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है और जाइलम फाइबर भी होता है। ऐसे फ्लोम में 2 चीजें पढ़ते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। 2 चीजें और भी होती हैं, जाइलम फ्लोम पैरेन्काइमा एंड फ्लोम फाइबर्स। अब या तो ये आपको 9th में बताया गया हो, जब 9th में आपको प्लांट टिश्यूज पढ़ा रहे हो, चलो अगर बता दिया भी गया हो तो आप कौन सा याद रखेंगे माशाल्लाह, क्योंकि एनटीएस में सवाल आया और वो हो ही नहीं सकता इसको जाने बगैर। तो इसलिए बेटा कहीं कहीं अगर मुझे जरूरत लगती है 9 के किसी कॉन्सेप्ट को लाने की तो मैं लेके आ जाता हूं। जैसे बेटा मोल फ्रैक्शन, सुना सुना था होगा नाम, है कि नहीं? सुना है? याद आ रहा है? सुना हुआ भी नहीं लग रहा आपको? माशाल्लाह, अच्छा सुना हुआ है। तो यही तो पूछ रहा हूँ, सुना है कि नहीं सुना, ये थोड़ी पूछ रहा है याद है कि नहीं। आपको पता है बेटा, मैं तो यही पूछता हूँ, नाम सुना है बस बहुत है भाई बात, ऐसा ही होता है ना। तो मोल फ्रैक्शन रेशो होता है, रेशो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस विद टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, रेशो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस विद टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जिस बेटा लेट सपोज मैंने 2 मोल ए और 3 मोल बी को मिला के मिक्सचर बनाया है। ठीक है भाई, लेट सपोज मैंने 2 मोल्स ऑफ ए और 3 मोल ऑफ बी को मिलाकर मिक्सचर बनाया है। तो ए का मोल फ्रैक्शन हर सब्सटेंस अलग होता है, पूरे सॉल्यूशन का कहलाता है टोटल मोल फ्रैक्शन। जिस तरह देखो मोलैरिटी पूरे सॉल्यूशन की होती है, मोलैरिटी पूरे सॉल्यूशन की होती है, मोल फ्रैक्शन हर कंपोनेंट का होता है। जैसे अगर मैंने ए और बी को मिलाकर मिक्सचर बनाया है तो ए का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, बी का मोल फ्रैक्शन अलग होगा।
अगर 3 कंपोनेंट है तो C का मोल फ्रैक्शन अलग होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो फिर टोटल मोल फ्रैक्शन आ जाएगा पूरे मिक्सचर का। तो A का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, A के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल A प्लस B। B का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, B के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो देखो क्या लिखी है डेफिनेशन, रेशियो ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस विद द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर। ठीक है भाई, तो एक सब्सटेंस के मोल को जब आप टोटल मोल ऑफ मिक्सचर से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन। समझ में आया मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये समझना इसलिए जरूरी है बेटा, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट के कहीं कहीं कोई ना कोई सवाल या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, जैसे फिर बेटा इंजीनियरिंग वालों के लिए नहीं, ये बात भी थोड़ी बायो वालों के काम की बता रहा हूँ, कि अगर आप बिल्कुल सही तरह से वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल समझना चाहते हैं तो उसमें आपको मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं समझ सकते। हाँ भाई आ जाओ, निकाल लो इसके, 2 मोल है, टोटल कितने होंगे 2 + 3 5, और इसके 3 मोल्स हुए, टोटल 2 + 3 5, तो 2/5 इसके आ गए 3/5 इसके आ गए। अब याद रखना कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है ना वो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। एक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स है, जब सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो टोटल क्या आना चाहिए, 1। ये याद रखिएगा कि मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो अगर आप 2/5 और 3/5 ऐड कर लो, कैसे ऐड करोगे, एलसीएम ले लोगे 5, जो भी एलसीएम है वो नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 5/5 1 इंटू 2 2, 5/5 1 इंटू 3 3, 5/5 क्या आ गया 1। देखो ये सारी चीजें आना जरूरी है, एलसीएम भी आना जरूरी है, ईच एंड एवरीथिंग विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन में काम आएगा। तो देख लो टोटल मोल फ्रैक्शन, मैंने क्या बताया था कि अगर आपने सही वैल्यूज निकाली हैं तो टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। तो ए का आया था 2/5, बी का आया था 3/5, दोनों का सम कितना आया 1। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। अब अगर टोटल मोल फ्रैक्शन 1 रहता है, अगर टोटल मोल फ्रैक्शन कितना रहता है 1, तो अगर मैं एक कंपोनेंट को बढ़ाऊंगा तो दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि टोटल वैल्यू कांस्टेंट है 1, बिल्कुल परसेंटेज 100 होती है ना मैक्सिमम। तो मैंने क्या बताया था कि अगर एक कंपोनेंट 40% है तो दूसरा 60% है, अगर एक 60 से बढ़कर 80 होगा तो दूसरे को 40 से कम होके 20 होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चांस, है ना। बिल्कुल ऐसे यही सेम सीन है बेटा मोल फ्रैक्शन का, कि अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दूसरे का कम होगा। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वाटर पोटेंशियल में और सॉल्यूट पोटेंशियल, कि अगर प्योर वाटर है तो उसे पानी है, 100% वाटर है, अगर उसमें मैं कोई सॉल्यूट डालूंगा तो लेट्स सपोज अगर 5% सॉलिड हुआ तो पानी 100 से कम हो गया, कितना रह गया 95%, ऐसा है कि नहीं है। और यही इसी वजह से कहते हैं कि सॉल्यूशन का मोल वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर से कम होता है। समझ में आ रही है बात। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है बेटा जो कि आपको शायद आइसोलेटेड कोई क्वेश्चन ना बने एप्टीट्यूड में मोल फ्रैक्शन का, लेकिन मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी चीजें समझने में जरूर मदद कर सकता है। माइट बी पॉसिबल किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल साबित हो जाए। नाउ आखिरी है बेटा परसेंटेज। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, बेटा परसेंटेज तो परसेंटेज होती है आप जानते हो, और कैसे आती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या टोटल अमाउंट क्या लें इनटू 100, बस वही कोर फॉर्मूला परसेंटेज निकालने वाला।
जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, जितने मार्क्स आपने लिए वो ऊपर रखते हो, टोटल मार्क्स नीचे और इनटू 100, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्यूट का अमाउंट ऊपर रखो, टोटल नीचे रखो और इनटू क्या कर दो 100। अब देखो परसेंटेज की टाइप्स होते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये जो मैंने चीजें लिखी हैं इनको एज इट इज देखने, सुनने और समझने की थोड़ी आदत डालें। W अपॉन W का मतलब होता है वेट बाय वेट सॉल्यूशन। क्या होता है? वेट बाय वेट सॉल्यूशन। W अपॉन V होता है वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। V ओवर W होता है वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन, और V अपॉन V होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। अब देखो जब दोनों चीजें सेम है, या तो दोनों W है या दोनों V है, तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ठीक है, याद रखें, ये बहुत काम की बात है, और जिस वे में बता रहा हूं उस वे में समझें। जहां दोनों सेम है, या तो दोनों W है या दोनों V है। नहीं बेटा जैनब, 1 के तो करा दिए थे खैर, लेकिन दोबारा कराऊंगा। 2 मैंने, 2 ही रह गया, इसके बाद चैप्टर 1 वैसे एक बार हो चुका है, लेकिन ये है कि 7 के बाद 2 ही बचा है, फर्स्ट ईयर बाकी पूरी हो गई। तो चैप्टर 2 जो है ना इसके बाद कराऊंगा। हाँ, है, हुआ तो है। सबसे पहले क्या पढ़ाया था? बिल्कुल, जब आपकी पैदाइश हुई थी एप्टीट्यूड में बच्चों की, नहीं तुम लोगों ने कुछ क्लासेस मिस करने के बाद ज्वाइन किया था ना। साथ पढ़ाया था ना बिल्कुल शुरुआत में, चैप्टर 1 वर्कशीट भी दी थी उसकी। तो उस लिहाज से कह रहा हूँ, तो मैं कह तो रहा हूँ 1 दोबारा पढ़ाऊंगा। 1 और 2 मोल फ्रैक्शन नहीं है वो, मोल के न्यूमेरिकल है, और स्टेशियोमेट्री वो अलग है। मोल रेशो है, मोल फ्रैक्शन नहीं, अलग चीज है। मोल रेशो कहलाती है, मोल फ्रैक्शन नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वो वाला वे थोड़ी होगा एप्टीट्यूड में 5 स्टेप वाला, डायरेक्ट तो शॉर्ट तरीके से कराएंगे, कराया है। तो बेटा अब जाहिर चैप्टर 2 जब मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादातर बच्चों ने जब ज्वाइन किया था चैप्टर 3 ही चल रहा था, तो ऑब्वियसली 3 हो गया, 4 हो गया उनके सामने, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 7 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, तो उनका पूरे सिलेबस होगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 में इसलिए करा दूंगा, 1 कराने में इतना कोई मसला है। 1 में न्यूमेरिकल थोड़े से ऐसे हैं अजीब से, तो 1 में इसलिए दोबारा करा दूंगा, तो फर्स्ट ईयर पूरी पूरी हो जाएगी। और फर्स्ट ईयर ज्यादा बड़ा कंपोनेंट बनाती है, ये भी आपको पता है, सेकेंड ईयर से एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। सेकेंड ईयर की भी बेटा जो पेपर से पहले वाली क्लासेस थी उसमें ऑर्गेनिक मैंने पूरी कराई थी तकरीबन, और इनऑर्गेनिक का भी पार्ट मैंने वो वाला कराया था, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वगैरह। खैर, तो उसमें देखेंगे, ऑर्गेनिक ही करेंगे दायरा है। इनऑर्गेनिक तो देखो सीधी बात है, बताने वाली है, मतलब वो मैं खुद वो मैं बताऊं आपको या आप करो, हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जरूर, लेकिन ये कि ऑर्गेनिक समझने वाली है, तो हम इसके बाद दोबारा ऑर्गेनिक पे आएंगे। अब मुझे ये पता है कि जो मेरे बच्चे, जी अक्सा उससे की बात करो, अब जो हमारे वाले बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर यहाँ से पढ़ा है, जहां तक मेरा अंदाजा है, ए सेक्शन के जो बच्चे थे ऑर्गेनिक में उन्हें सच डिफिकल्टी होनी
हाँ बेटा, तो मैं क्या बता रहा था कि आपने जो बात जहन में रखनी है वो क्या है कि अगर दोनों सेम है तो आप पहले वाले को वेट को सॉल्यूट और दूसरे वाले को सॉल्वेंट, ऐसे पहले वाले वॉल्यूम को सॉल्यूट दूसरे वाले को सॉल्वेंट। अगर अलग अलग है तो पहले वाले को सॉल्यूट, ठीक है भाई। अगर अलग अलग है तो पहले वाले को सॉल्यूट और दूसरे वाले को सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन। अब क्या मतलब है इसका, जरा समझिएगा, समझिएगा ध्यान से इस बात का मतलब। मैं कह रहा हूं कि मैं 25% वेट बाय वेट सॉल्यूशन बना रहा हूं NaCl का। ठीक है भाई, मैं क्या बना रहा हूं 25% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अच्छा, ये जो परसेंटेज गिवन होती है ना जितनी भी, ये सीधा सीधा सॉल्यूट का अमाउंट कर दो, परसेंट हटा के ग्राम लगा दो। 25% है तो 25 ग्राम क्या कर दो आप NaCl। इस तरह के भी सवाल मैंने देखे हुए हैं जिसमें परसेंटेज से किसी का अमाउंट पूछा होता है। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है कि जो परसेंटेज आपको गिवन है ना वो आप सीधा सीधा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कर दो। तो 25% वेट बाय वेट सॉल्यूशन बनाना है NaCl का, ठीक है। अब देखो टोटल मास होना चाहिए 100, क्योंकि जब मैं 25 को 100 से डिवाइड करूंगा और फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा जब ये आएगा ना 25%, ऑब्वियसली। तो अगर ये 25 है तो नीचे क्या होना चाहिए 100 ग्राम, ऐसा ही है। क्योंकि अगर मैं 25 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तब परसेंट डिवाइड करूंगा जब जाके परसेंटेज आएगी 25 ना, तो नीचे इसका मतलब होना चाहिए 100 ग्राम। अब क्योंकि ये दोनों मासेस हैं, मासेस तो ऐड होंगे ना, इसीलिए पानी का मास होना चाहिए 75 ग्राम। 75 ग्राम वाटर था, मैंने जब 25 ग्राम उसमें क्या मिलाया NaCl, तो अब ये हो गया टोटल क्या 100 ग्राम। यानी कि ये याद रखें, अब इसको मैं और आसान कर रहा हूं। मैंने क्या बोला आपको, जो परसेंटेज गिवन है वो हो गया किसका मास, सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 100 में से सॉल्यूट का माइनस कर दो, 100 में से सॉल्यूट का माइनस कर दे, किसका आ जाएगा सॉल्वेंट का। तो पानी अगर सॉल्वेंट है तो पानी का मास कितना आ जाएगा 75 ग्राम। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कि इन 25% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन द मास ऑफ सॉल्वेंट इज, तो 75 ग्राम। ये कब करना है, जब दोनों सेम हो, या तो वेट बाय वेट हो या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है भाई, इनमें ऐसा होगा कि आपने जो परसेंटेज गिवन है वो किसका अमाउंट होगा सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट के लिए आप क्या करोगे 100 में से उसको माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा, दैट्स इट। ये बात सबको समझ में आई बेटा, ये बात सबको समझ में आई? ये बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे। अच्छा, अब बीच वालों की बात करते हैं, बीच वालों की बात करते हैं। बीच वालों में अगर आपको बोला जाए कि जी 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl बनाना है, तो देखो पहली बात तो सेम रहेगी कि 25% है और पहला सॉल्यूट है ना, और W का मतलब क्या होता है वेट, वेट मास। तो अमाउंट आप क्या लोगे 25 ग्राम NaCl, नीचे टोटल क्या होना चाहिए 100। अब नीचे है क्या वॉल्यूम ना, तो 100 क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि वॉल्यूम में से मास माइनस नहीं हो सकता, मास में से वॉल्यूम माइनस नहीं हो सकता, सिंपल मैथमेटिक्स है ना भाई। दो पेंसिल और दो पेंसिल, चार पेंसिल हो गई, दो पेंसिल और दो रबर क्या हुए, कुछ भी नहीं हुए, ऐसे ही है ना। ये वही वाली मैथमेटिक्स फॉलो हो रही है सिंपल सी, जब दोनों चीजें सेम थी तो इसलिए हमको माइनस करना पड़ा सॉल्वेंट का अमाउंट बताने के लिए। अभी हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, बस टोटल जो होगा 100 होगा। तो अगर आपसे बोले 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है तो 100 है, और अगर बोले वेट बाय वेट में तो आप सॉल्यूट का माइनस कर लीजिएगा वो आएगा। ये असल बात है, बिल्कुल सिंपल अलजेब्रिक रूल के तहत हम वॉल्यूम में से मास को माइनस नहीं कर सकते ना मास में से वॉल्यूम। तो अगर डिफरेंट है वॉल्यूम बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है, तो जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो पूरा 100 रहेगा हमेशा। तो अगर आपसे इन दोनों में से किसी में पूछे तो आंखें बंद करके 100 लगाओ, ठीक है।
और अगर इन दोनों में से कोई पूछे तो जितनी परसेंटेज है वो सॉल्यूट का मास होगा, उसे 100 में से माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। बेटा ये बात सबको समझ में आ गई है अच्छी तरह से? हाँ भाई खवातीनो हजरात, ये बात सबको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। यहाँ पे पहला पोर्शन जो है चैप्टर 7 का, दैट इज सॉल्यूशन केमिस्ट्री, वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, जब हम अगली क्लास में यानी कल स्टार्ट करेंगे। कल भी क्लास होगी बेटा इंशाल्लाह सेम टाइम पे। परसों टेस्ट होगा आपका दोबारा, एक और फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। आज वाले का रिजल्ट इंशाल्लाह कल तक, बल्कि जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो तो आंसर की ले जाएं और खुद से देखें आंसर की। बाकी जो बच्चे जा चुके हैं तो वो तस्वीर ले लीजिएगा आंसर की। और बल्कि वो टेस्ट भी अपना देगा है ना, लाइवा रविया, तो चले उनका हम चेक करवा लेंगे आंसर की से, मसला नहीं है। लेकिन ये बेटा कि ये काम आप देख लें खुद से। दूसरा टेस्ट इंशाल्लाह परसों, ठीक है। टाइमिंग यही रखेंगे 12:30 से 2:30, बल्कि परसों तो नहीं, परसों टेस्ट बाद में होगा, ठीक है। मैं क्लास पहले लेके फिर मुझे जाना होगा, ठीक है। तो बस अभी जो टेस्ट हो रहे हैं देते जाओ बेटा। मेडिकल के बच्चे बहुत कम आए हैं, तो अब जरा आप परसों वाले टेस्ट में मेडिकल के बच्चे जरा शक्ल दिखा दिएगा लाजमी, ठीक है भाई। सो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।